हेलो एनिमे लवर्स, सन की एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स जूटोपिया। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी बनी को दिखाया जाता है और वो अपने स्कूल के नाटक में बता रही थी कि कैसे काफी सालों पहले कुछ एनिमल्स वाइल्ड हुआ करते थे और वो एनिमल्स छोटे मैमल्स का शिकार करते थे, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते अब ये लोग साथ रहने लगे। और साथ ही वो बताती है कि वो बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है ताकि वो दुनिया को और बेहतर बना सके। फिर दिखाया जाता है कि उस छोटी सी बनी के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपने सपनों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई भी बनी पुलिस ऑफिसर नहीं बनी। इस छोटी सी बनी का नाम जूडी होप्स होता है। वो बताती है कि मैं दुनिया की सबसे पहली बनी कॉप बनूंगी, क्योंकि मैं दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहती हूँ। तभी जूडी देखती है कि गिडियन उसके दोस्तों को परेशान करने के लिए उनके पीछे जा रहा है, तो जूडी भी उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि गिडियन उसके दोस्तों से कूपन छीन लेता है। तो जूडी उससे कहती है कि मेरे दोस्तों के कूपन उन्हें वापस दे दो। तो गिडियन उससे कहता है कि हिम्मत है तो ले लो। इतना कहकर वो जूडी पर हमला कर देता है, लेकिन जूडी किसी तरह से वो कूपन हासिल कर लेती है और अब वो फैसला करती है कि वो पुलिस ऑफिसर बनकर रहेगी। और फिर हमें 15 साल बाद जूटोपिया पुलिस एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पे जूडी भी कॉप बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है, लेकिन वो बनी होने की वजह से बहुत कमजोर होती है, इसलिए वो हर टेस्ट में फेल हो जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती और दिन रात कोशिश करती है, जिससे वो हर एक टेस्ट को पास करके अपनी क्लास में फर्स्ट आती है और वो पुलिस डिपार्टमेंट की पहली बनी कॉप बनती है। और फिर जूटोपिया के मेयर लायन हार्ट उसे सम्मानित करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेयर की एक असिस्टेंट भी है, जो कि एक छोटी मैमल है जिसका नाम बेलवेदर है, और वो जूडी को कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि हम छोटे मैमल्स भी आगे निकल रहे हैं। और फिर मेयर द्वारा उसे जूटोपिया के सिटी हॉल को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जूडी जूटोपिया जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जूडी के पेरेंट्स को उसकी बहुत फिक्र होती है, इसीलिए वो उसे हॉक्स से बचने के लिए एक स्प्रे देते हैं, क्योंकि बचपन में गिडियन ने उस पर हमला किया था। फिर जूडी ट्रेन से जूटोपिया जाने के लिए निकल जाती है। जूटोपिया बहुत बड़ा शहर होता है, जहाँ सभी तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। फिर जूडी अपने किराए के मकान में शिफ्ट हो जाती है। अब अगली सुबह जूडी जल्दी उठकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। फिर वो अटेंडेंस रूम में जाती है, जहाँ सभी ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। तभी चीफ बोगो वहाँ आकर सभी को बताते हैं कि 14 मैमल्स के गायब होने के केस दर्ज हुए हैं, जो सभी शिकारी थे, इसलिए वो अपनी सभी टीम को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो जूडी को पार्किंग ड्यूटी देते हैं। ये देखकर जूडी उन्हें कहती है कि आप मुझे मामूली मत समझिए, मैं भी उन लापता मैमल्स को ढूंढ सकती हूँ। लेकिन चीफ बोगो उसकी बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो तुम्हारे लिए 100 चालान काटना बहुत ही आसान होगा। इससे जूडी को भी गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो दोपहर तक 200 चालान काट कर दिखाएगी। फिर वो पार्किंग व्हीकल लेकर वहाँ से निकल जाती है और 12 बजे से पहले पूरे 200 चालान काट देती है। तभी वहाँ निक विल्ड नाम का लोमड़ी छुपकर कहीं जा रहा होता है, इसलिए जूडी को उस पर शक होता है और वो उसका पीछा करती है। तो वो देखती है कि वो अपने बेटे को आइसक्रीम दिलाने के लिए शॉप में गया था, लेकिन शॉपकीपर उसे आइसक्रीम देने से मना कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ एलिफेंट का आइसक्रीम पार्लर था। तो निक उसे कहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एलिफेंट बनना चाहता है, इसलिए इसे एलिफेंट का खाना पसंद है। लेकिन फिर भी शॉपकीपर उसे आइसक्रीम देने से मना कर देता है। यह देखकर जूडी उसे अपने पैसों से आइसक्रीम खरीद कर दे देती है, जिससे निक और उसका बेटा बहुत खुश होते हैं और निक भी जूडी को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जूडी वापस अपने काम पर लग जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि निक उस आइसक्रीम को पिघलाकर जार में भर रहा होता है और वो छोटा सा बच्चा कोई बच्चा नहीं बल्कि वो निक का पार्टनर फिनिक था। ये देखकर जूडी उनका पीछा करती है। तो वो देखती है कि निक आइसक्रीम के लिक्विड से छोटी छोटी कैंडी आइसक्रीम बना रहा है। फिर वो उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है। इससे जूडी को बहुत गुस्सा आता है और वो निक के पास जाकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मुझसे झूठ बोला। और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि तुमने बिना परमिट के खाने की चीजें बेची। तो निक उसे अपना परमिट दिखाता है और उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और ये मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। और साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जूटोपिया आकर कोई भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तुम्हारे काम की फिक्र नहीं करता, इसलिए तुम चालान वाली बन गई हो। और बातों बातों में वो उसे सीमेंट में फंसा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जूडी बहुत थकी हुई घर पहुँचती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात करती है और वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि जूडी को पार्किंग ड्यूटी मिली है, क्योंकि इससे जूडी को चोरों को पकड़ना नहीं पड़ेगा। तो इससे जूडी निराश हो जाती है और वो आशा करती है कि अगला दिन अच्छा हो। फिर अगले दिन वो वापस अपनी पार्किंग ड्यूटी पर लग जाती है, लेकिन वो अपने काम से परेशान हो चुकी थी। लेकिन तभी एक शॉपकीपर आकर उसे बताता है कि एक चोर मेरी दुकान लूट कर भाग रहा है। तो जूडी उसका पीछा करती है और वो उसे पकड़ने लगती है, लेकिन तभी वो चोर जूडी पर एक डोनट से हमला कर देता है, जिससे एक छोटी माउस लेडी पर वो डोनट गिरने ही वाला
होता है कि तभी जूडी उसे बचा लेती है और वो उस चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। मगर चिप बोगो उसके काम से खुश नहीं होते और वो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुमने दिया हुआ काम पूरा नहीं किया और उस चोर को पकड़ा जिसने सिर्फ मामूली प्याज चुराए थे। तो जूडी उन्हें कहती है कि ये प्याज नहीं बल्कि क्रोकोसाइडर है जिससे नशीली चीजें बनाई जा सकती है। लेकिन फिर भी चिप बोगो उसकी बात नहीं सुनते। तो जूडी उन्हें कहती है कि मुझे चालान काटने वाली नहीं बनना, मैं एक रियल पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो चिप बोगो उसे कहते हैं कि जिंदगी कोई कार्टून फिल्म नहीं है कि एक अच्छा सा गाना गाया और सारे सपने पूरे हो जाए, इसलिए तुम भी अपने सपने को भूल जाओ। तभी मिसिस वाटरटन वहाँ भागती हुई आ जाती है क्योंकि उसके पति 10 दिनों से लापता थे। वो चिप बोगो से कहती है कि मेरे पति का नाम एमिट वाटरटन है और वो 10 दिन से लापता है। तो चिप बोगो उन्हें कहते हैं मुझे पता है लेकिन अभी हमारे ऑफिसर बहुत बिजी है। तो मिसिस वाटरटन उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो ये देखकर जूडी उन्हें कहती है कि आपके पति को मैं ढूंढूंगी, जिसे सुनकर मिसिस वाटरटन बहुत खुश होती है और वो जूडी के गले लग जाती है। ये देखकर चिप बोगो को बहुत गुस्सा आता है और वो मिसिस वाटरटन को बाहर रुकने को कहते हैं। फिर वो जूडी पर गुस्सा होते हैं कि तुम कोई भी केस संभालने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम मिसिस वाटरटन से माफी मांगोगी। फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो मिसिस वाटरटन ने बेलवेदर को सारी बात बता दी थी, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो मेयर को भी इस बारे में मैसेज कर देती है क्योंकि वो मेयर की असिस्टेंट थी। और साथ ही बेलवेदर जूडी से यह भी कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे कॉल करना। इस सब के कारण अब चिप बोगो को भी जूडी को एक मौका देना पड़ता है, लेकिन वो उसे सिर्फ 48 घंटे का वक्त देते हैं और अगर वो इतने टाइम में एमिट वाटरटन को ढूंढ नहीं पाई तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर जूडी भी इस डील को मान लेती है। फिर वो बेंजामिन क्लोहाउजर के पास केस फाइल लेने जाती है, लेकिन वो देखती है कि एमिट वाटरटन के खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। उसमें बस एक फोटो होती है जिसमें एमिट वाटरटन को आखिरी बार देखा गया था। अब क्लोहाउजर उसे कहता है कि अभी तक तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक आईडी भी नहीं बनी है, इसलिए इस केस को सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब वो उस फोटो को बोतल से देखती है तो उसे एमिट के हाथ में छोटी आइसक्रीम दिखाई देती है जो निक और उसका पार्टनर मिलकर बेचा करते थे। साथ ही उसे फोटो में निक भी दिखाई देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। फिर वो एमिट के बारे में पूछताछ करने के लिए निक के पास जाती है, लेकिन निक उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे कहता है कि मुझे अपने काम पर जाना है क्योंकि मैं एक दिन में $200 कमाता हूँ, जो तुम्हारे इस फालतू काम से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जूडी उसकी इन बातों को पेन में रिकॉर्ड कर लेती है और उसे बताती है कि तुम 12 साल की उम्र से $200 कमाते रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुमने अभी तक $14,60,000 कमा लिए हैं, लेकिन अभी तक तुमने कुछ भी टैक्स जमा नहीं किया, इसलिए तुम्हें 5 साल की जेल हो सकती है। इससे निक उसके जाल में फंस जाता है और जूडी उससे पूछती है कि तुम एमिट वाटरटन के बारे में क्या जानते हो। तो निक उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कहाँ गया था। फिर वो उसे मिस्टिक स्प्रिंग के ओनर यक्ष के पास लेकर जाता है, जो उसे बताता है कि एमिट वाटरटन पिछले 6 सालों से यहाँ योगा सीखने आते रहे हैं, लेकिन वो कुछ दिनों से यहाँ नहीं आए हैं। और आखिरी बार जब वो यहाँ से गए थे तो वो एक पुरानी व्हाइट कलर की कार में बैठकर गए थे और उस कार का नंबर 290HD03 था। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर निक जूडी को कहता है कि अब तो कोई भी नंबर प्लेट से कार का पता कर सकता है, इसलिए तुम मुझे वो पेन दे दो और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो जूडी को याद आता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक आईडी अभी तक नहीं बनी है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम मेरी कार ढूंढने में मदद करो। तो निक उसे अपने एक दोस्त फ्लैश के पास ले जाता है जो आरटीओ में काम करता था, लेकिन आरटीओ में काम करने वाला सारा स्टाफ स्लॉट मैमल्स का होता है, इसलिए जब वो फ्लैश से कार का नंबर निकलवाने लगते हैं तो उसमें ही उन्हें शाम हो जाती है क्योंकि स्लॉट बहुत ही धीरे धीरे काम करते थे। फिर वो दोनों थंडर टाउन में पहुंचते हैं जहां वो कार पार्क की हुई थी। फिर वो उस कार की चेकिंग करने लगते हैं, जहां वो देखते हैं कि पूरी कार में पंजों के निशान है और उसमें उन्हें एमिट वाटरटन का पर्स भी मिलता है। तभी निक देखता है कि वहाँ पर एक ग्लास पर बी लिखा हुआ है, जिससे वो काफी डर जाता है और वो जूडी को बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि यह थंडर टाउन के सबसे बड़े डॉन मिस्टर बिग की कार है और वो मुझसे नफरत करते हैं। तो जूडी उससे पूछती है कि तुमने उनके साथ क्या किया था। तो निक उसे बताता है कि मैंने एक बार उन्हें स्कन के फर की शॉल बेची थी, लेकिन उन्हें पता चल गया कि वो स्कन के बम की शॉल थी। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर बिग के आदमी आ जाते हैं और वो उन दोनों को लेकर मिस्टर बिग के पास पहुँच जाते हैं और मिस्टर बिग असल में एक चूहा होता है। निक उनसे माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी कार है। तो मिस्टर बिग उससे कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारी मेहमान नवाजी की और तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। फिर वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन तुम फिर भी आ गए। तभी जूडी उन्हें कहती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं एमिट वाटरटन के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे एविडेंस मिला है कि वो तुम्हारी कार में था, इसलिए मैं पता लगा कर रहूंगी कि तुमने एमिट वाटरटन के साथ क्या किया। यह देखकर मिस्टर बिग उन दोनों को गड्ढे में डालने को कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर
मिस्टर बिग की बेटी आ जाती है जिसकी आज शादी थी, और वो अपने पिता को बताती है कि जूडी वो ऑफिसर थी जिसने मेरी जान बचाई, वरना मैं आज जिंदा नहीं होती। इसलिए मिस्टर बिग उन दोनों को छोड़ देते हैं और वो जूडी से कहते हैं कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हारी एमी टॉटरटन को ढूंढने में मदद करूंगा। फिर वो मिस्टर बिग की बेटी की शादी को एंजॉय करते हैं और मिस्टर बिग उन्हें बताते हैं कि एमी टॉटरटन मेरे परिवार की तरह ही है, क्योंकि वो मेरे लिए फूल लाता था, और जब मैंने 10 दिन पहले उसे लेने के लिए गाड़ी भेजी तो वो रास्ते में बेकाबू हो गया और उसने मेरे ड्राइवर को मारने की कोशिश की। उससे जूडी बहुत हैरान होती है और वो मिस्टर बिग के ड्राइवर मानचेस से मिलने के लिए रेड फॉरेस्ट के जंगलों में जाती है, जहाँ वो मानचेस से पूछते हैं कि एमी टॉटरटन के साथ क्या हुआ था। तो मानचेस उन्हें बताता है कि जब मैं एमी टॉटरटन को लेकर मिस्टर बिग के पास जा रहा था तभी अचानक वो जंगली बन गया और मुझ पर हमला करके वहाँ से भाग गया, लेकिन वो चीखते हुए नाइट हाउलर्स का नाम ले रहा था। तो निक और जूडी उसे कहते हैं कि हमें अंदर चलकर आराम से बात करनी चाहिए, लेकिन तभी अचानक मानचेस को कुछ होने लगता है और वो जंगली बन जाता है। ये देखकर जूडी और निक वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मानचेस उनको मारने की कोशिश करता है। तभी जूडी क्लोहाउजर को कॉल करती है और उसे बताती है कि हमें वाइंटू हांगा में मदद की जरूरत है, क्योंकि एक चीता जंगली बन गया है और हम पर हमला कर रहा है। तभी मानचेस निक पर हमला करने लगता है, मगर तभी जूडी मानचेस को एक हथकड़ी से बांध देती है, लेकिन तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ चिप बोगो अपनी टीम के साथ आ जाती है। जूडी उन्हें उस चीते के पास लेकर जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। जूडी इससे बहुत हैरान होती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो चीता जंगली हो गया था, लेकिन चिप बोगो उसकी बात नहीं सुनते। तो जूडी उन्हें कहती है कि निक ने भी उसे देखा था। तो चिप बोगो उससे कहते हैं कि मैं इसकी बात क्यों मानूं, ये तो एक लोमड़ी है। फिर वो जूडी को कहते हैं कि मैंने तुम्हें 2 दिन की मोहलत दी थी और तुमने अभी तक एमी टॉटरटन को नहीं ढूंढा, इसलिए तुम्हें शर्त के मुताबिक काम छोड़ना होगा। और जूडी भी उन्हें अपना बेच देने लगती है। ये देखकर निक को उसके लिए बुरा लगता है और वो चिप बोगो से कहता है कि तुम 2 हफ्तों में एमी टॉटरटन को नहीं ढूंढ पाए और तुमने इसे सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया, और अभी भी 48 घंटे पूरे होने में 10 घंटे बाकी है, और इतने टाइम में हम एमी टॉटरटन को ढूंढ सकते हैं। ये कहकर वो ट्रॉली में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जूडी निक को थैंक्स कहती है, तो निक उसे समझाता है कि जो लोग हमें तंग करते हैं उन लोगों के सामने हमें कमजोर नहीं दिखना चाहिए। फिर वो उसे बताता है कि जब मैं 9 साल का था तो मैं रेंजर स्काउट का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए मेरी मोम ने एक पैसा जोड़कर मेरे लिए एक नई ड्रेस खरीदी थी, लेकिन मैं मेरे ग्रुप में एक लौता शिकारी था। फिर भी मैं उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन मेरे ग्रुप के दोस्तों ने मेरे मुंह पर पट्टा बांध दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोमड़ी हमेशा धोखेबाजी होते हैं। इससे मेरा दिल टूट गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं तंग करने वालों के सामने कभी भी नहीं झुकूंगा। तो जूडी निक को कहती है कि दुनिया चाहे कुछ भी समझे, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। तभी निक देखता है कि हर जगह पर कैमरा लगे हुए हैं, इसलिए हमें उस पुल की फुटेज से पता चल सकता है कि उस चीते के साथ क्या हुआ था। इससे वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जूडी के पास अपनी इलेक्ट्रॉनिक आईडी नहीं थी, इसलिए वो असिस्टेंट बेलवेदर के पास जाते हैं, क्योंकि वो जूडी की अच्छी दोस्त बन गई थी। फिर वो वाइंटू हांगा की फुटेज देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि 2 वुल्फ उस चीते को पकड़कर अपने साथ क्लिप साइड पर लेकर गए थे। तो जूडी को लगता है कि एमी टॉटरटन भी जरूर इनके पास ही होगा, इसलिए वो चुपके से उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग में जानवरों पर टेस्ट किए जा रहे हैं और वहां सभी लापता जानवर कैद होते हैं, जिनके बारे में चिप बोगो ने बताया था, लेकिन वो सभी जंगली बिहेव कर रहे थे। तभी वहाँ कोई आने लगता है। तभी वो लोग एक सेल में छिप जाते हैं। तभी वहाँ मेयर लाइन हार्ट आ जाते हैं, जो डॉक्टर पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि इतने दिनों से डॉक्टर इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे कि ये जानवर जंगलियों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि मेयर ने इन सभी को यहाँ पर कैद किया हुआ है। डॉक्टर मेयर को कहती है कि हमें इस बारे में सभी को बता देना चाहिए। तो मेयर उसे कहते हैं कि अगर सभी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मैं भी एक शिकारी हूँ। वहीं जूडी भी सभी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन तभी उसके पेरेंट्स का फोन आ जाता है, जिससे मेयर को पता चल जाता है कि वहाँ कोई घुस आया है, इसलिए वो पूरी जगह को सील करवा देते हैं। लेकिन जूडी और निक टॉयलेट के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं और वो चिप बोगो को कॉल करके वहाँ बुला लेते हैं, जिससे मेयर लाइन हार्ट को कस्टडी में ले लिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चिप बोगो सभी रिपोर्टर को बता रहे होते हैं कि हमारी नई ऑफिसर ने सभी लापता मैमल्स को ढूंढ निकाला है। वही जूडी निक को कहती है कि मुझे तुम जैसे पार्टनर की जरूरत है। फिर वो उसे पुलिस फॉर्म देकर स्टेज पर जाती है, जहाँ रिपोर्टर जूडी से पूछते हैं कि सिर्फ शिकारी जंगली क्यों बन रहे हैं। तो जूडी सभी को कहती है कि इसका तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका रिलेशन बायोलॉजी से हो सकता है, क्योंकि हजारों साल पहले शिकारी जिंदा रहने के लिए खूंखार तरीकों से शिकार करते थे, लेकिन अब वो किसी तरह से अपने पुराने जंगली रूप में आ रहे हैं, इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा। फिर जूडी निक के पास जाती है तो निक उस पर गुस्सा होता है, क्योंकि वो भी एक शिकारी था, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हारी सोच यह है कि शिकारी
शिकारी फिर से अपने जंगली रूप में आ रहे हैं और तुम्हें डर है कि कहीं मैं भी शिकारी ना बन जाऊं, इसलिए तुमने लोमड़ी भगाओ स्प्रे अपने पास रखा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जूडी भी इससे काफी उदास होती है और अब धीरे धीरे और शिकारी जानवर भी जंगली बनने लगते हैं, जिससे हर तरफ दहशत का माहौल बन चुका था और सभी शिकारी जानवरों से डरने लगे थे, जिससे अब जूटोपिया पूरी तरह से बिखर रहा था। और अब ये जूटोपिया वो जूटोपिया नहीं रहा जहाँ लोग मिलजुल कर रहते थे। वहीं चीफ बोगो जूडी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि नई मेयर बेलवेदर तुमसे मिलना चाहती है और अब वहाँ सभी शिकारी जानवरों को काम से निकाल दिया था। बेलवेदर जूडी को बताती है कि शहर के 90% आबादी शिकार है, इसलिए सभी डरे हुए हैं और मैंने डिसाइड किया है कि तुम पुलिस डिपार्टमेंट का नया चेहरा बनोगी। तो जूडी उन्हें कहती है कि मैं यहाँ दुनिया को बेहतर जगह बनाने आई थी, लेकिन मैंने इसे और बिगाड़ दिया और हर जगह सिर्फ नफरतें फैलाई है, इसलिए मैं इस बेच के लायक नहीं हूँ। और वो जॉब छोड़कर वहाँ से वापस गाँव चली जाती है। वहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ सब्जियाँ बेचने लगती है, मगर वो काफी उदास होती है। तभी वहाँ गिडियन आ जाता है, जो अब जूडी के पेरेंट्स के साथ काम किया करता था। गिडियन वही लोमड़ी होता है जिसने बचपन में जूडी को मारा था, लेकिन अब वो सुधर गया था। जूडी गिडियन के पास जाती है तो गिडियन उससे अपने बचपन की गलती के लिए माफी मांगता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे मिडनी कैंपम होली सिथिया नाम के पौधे के पास जाने लगते हैं, तो जूडी के पापा उन पर गुस्सा होते हैं और वो जूडी को समझाते हैं कि इन फूलों को नाइट हाउलर्स भी कहा जाता है, जिससे मैं कीड़ों को खेतों से दूर रखने के लिए उगाता हूँ। लेकिन एक बार बचपन में मेरा भाई टेरी उन्हें खा गया था, जिससे वो बिल्कुल जंगली की तरह हो गया था और उसने तुम्हारी माँ को काटने की कोशिश की थी। इससे जूडी समझ जाती है कि हर कोई जंगली बन सकता है और मिस्टर बिग का ड्राइवर इन्हीं फूलों की बात कर रहा था और इन्हीं की वजह से ही शिकारी जंगली हो रहे हैं। इससे वो बहुत खुश होती है और शहर जाने के लिए निकल जाती है। वो निक के पास जाती है जो एक पुल के नीचे रहता था। जूडी उसे पूरी बात बताती है कि कोई शिकारियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नाइट हाउलर एक प्रकार के जहरीले फूल होते हैं। लेकिन निक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उससे बहुत नाराज था। तो जूडी उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि मैं अपनी गलतियों की सजा शिकारियों को नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर वो रोने लग जाती है, तो निक भी उसे माफ कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और निक अपने साथ कुछ ब्लूबेरी रख लेता है, क्योंकि उसे ब्लूबेरी बहुत पसंद थी। और फिर वो उस चोर के पास पहुँचते हैं जिसने शुरुआत में नाइट हाउलर्स चुराए थे। जूडी उससे पूछती है कि तुम उन नाइट हाउलर्स का क्या करने वाले थे, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। तो वो उसे मिस्टर बिग के पास लेकर जाते हैं, जिससे वो चोर डर कर उन्हें सब बता देता है कि वो उन नाइट हाउलर्स को डग नाम के एक भेड़ को बेचने वाला था, जिसका अड्डा जमीन के नीचे है। और फिर वो नीचे एक पुराने रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ एक पुरानी ट्रेन में डग का अड्डा था और वहाँ उसने बहुत सारे नाइट हाउलर्स के पौधे उगा रखे थे और वो उसकी मदद से एक खास तरह की गोलियां बनाया करता था और वही जानवरों को जंगली करता था, क्योंकि वहाँ सभी जंगली हुए जानवरों के फोटोस लगे हुए थे। और आज वो अपने अगले शिकार पर जाने वाला था, क्योंकि कोई उसे इस काम के लिए पैसे देता था। फिर जब वो अपने दोस्तों से बात करने के लिए बाहर जाता है, तो जूडी उस डिब्बे को अंदर से लॉक कर देती है और वो उस ट्रेन को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो भेड़ उस पर हमला कर देते हैं, मगर वो किसी तरह से उनके हाथ से बच जाते हैं। लेकिन उस कोशिश में वो ट्रेन क्रैश हो जाती है और सारे सबूत भी जलकर राख हो जाते हैं। इससे जूडी बहुत उदास होती है, क्योंकि उनके पास पुलिस को बताने के लिए कोई सबूत नहीं था। मगर तभी निक उसे भेड़ का बैग दिखाता है जिसमें नाइट हाउलर्स की गोली रखी हुई थी। फिर वो म्यूजियम से होते हुए पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ मेयर बेलवेदर आ जाती है, क्योंकि वही नाइट हाउलर्स वाले प्लान के पीछे थी और वो जूडी से वो बैग लेने लगती है। लेकिन जूडी समझ जाती है कि बेलवेदर ही इन सब के पीछे है, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मगर भागते हुए जूडी को चोट लग जाती है, इसलिए जूडी निक को सबूत लेकर यहाँ से जाने को कहती है। मगर निक उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी एक भेड़ उन्हें धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और वो बेलवेदर निक पर नाइट हाउलर्स वाली गन से हमला कर देती है, जिससे निक भी जंगली होने लगता है। लेकिन यह सब निक और जूडी का प्लान होता है, जिससे बेलवेदर खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वो लोग पेन में उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और अब बेलवेदर को जूटोपिया में दहशत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जंगली बने सभी शिकारी नाइट हाउलर्स के एंटीटोड से ठीक हो जाते हैं। वही मेयर लाइनहार्ट को जेल से आजाद कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने उन जानवरों को इसलिए कैद किया था क्योंकि वो जूटोपिया को बचाना चाहते थे। फिर दिखाया जाता है कि निक भी पुलिस ऑफिसर बन जाता है, जिससे सभी खुश होते हैं और जूटोपिया अब पहले जैसा बन जाता है, जहाँ शिकारी और शिकार दोनों मिलजुल कर रहते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, अगर तुम लोगों का मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, थैंक यू।